जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवित्री अंजना जैन और एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ संत की अदालत में, जहाँ की हमारे न्यायाधीश आचार्य गुरुदेव श्री निर्भय सागर जी महाराज विद्यमान हैं और इनके पास हर मुद्दे का बड़ा आसान हल है। तो आज चलते हैं, देखते हैं कौन सा नया मुद्दा है। तो गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हो जाओ होशियार बेटियों, हो जाओ होशियार, हो जाओ होशियार बेटियों, हो जाओ होशियार, घूमते आगे पीछे गद्दार, इश्क का इत्र छिड़क कर तुम पर, इश्क का इत्र छिड़क कर तुम पर, करते पीछे से बार, बेटियों हो जाओ होशियार। अरे आप लोग कहेंगे आज ये अंजना को क्या हो गया? तो आज एक अनोखा मुद्दा हमारे सामने आया है। गुरुदेव, हमारे समाज में कितनी सारी बेटियां हैं जो कि थोड़े से इश्क और मोहब्बत के बहकावे में आकर अपनी राहों से भटक जाती हैं। तो इसी मुद्दे की तह तक जाने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बहस का एक नया मुद्दा लेकर हमारे सेक्टर 50 जैन मंदिर के अध्यक्ष माननीय श्री योगेश कुमार जी जैन। आपका हार्दिक स्वागत है योगेश कुमार जी। आचार्य श्री, आजकल एक नई समस्या सामने आई है कि बाहर से बेटियां आकर यहाँ पर नौकरी करने के लिए आती हैं और फिर वो अलग अलग गेस्ट हाउसेज में रहती हैं और किसी न किसी तरह की लिव इन रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। उसके काफ़ी दुष्परिणाम हैं, उसके बारे में आपसे समझना है कि उसको कैसे रोका जा सकता है। लिव इन रिलेशन की बात जो चल रही है, इसको सरकार के लिए चाहिए कि इस पर वह बैन लगाए, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म और ये वर्तमान की स्थिति को सबको देखते हुए ये अहितकर है। इस पर बैन लगना चाहिए और ये बैन लगाना सरकार का कार्य है और हमारे मोदी जी ये कार्य सहजता में कर सकते हैं। कोई भी लड़की लिव इन रिलेशन में नहीं रहेगी, यदि पाई जाएगी तो उसको दंडित किया जाएगा। तो वो अपने आप जो अन्याय अत्याचार फैल रहा है ये बच जाएगा। दूसरा, माता पिता को भी चाहिए कि उन बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो लिव इन रिलेशन की बात ना करें। शादी के पहले ये होता है, ऐसा मैंने सुना है। कहूँ मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं इसको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, फिर भी जो सुना है, जो पढ़ा है, उसके अनुसार मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो देखिए कि यदि माता पिता उनको संस्कार देंगे तो बच्चे संस्कारित रहेंगे। क्या हो रहा है, माता पिता एक गलती कर रहे हैं कि बच्चों को, जवान बेटियों को अपने स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ धर्म में एक ही बात कही गई कि जब बेटी जवान हो जाती है तो उस बेटी को व्यवस्थित शादी कर देना चाहिए योग्य वर के साथ में, क्योंकि जैसे पेट की अग्नि होती है वैसे हमारे संतों ने, गुरुओं ने, भगवंतों ने पेट की अग्नि भी कहा। एक जठराग्नि, एक कामाग्नि, एक क्रोधाग्नि। ये अग्नि अलग अलग प्रकार की कही। क्रोध की भी एक अग्नि है जो जलाती है, काम की अग्नि भी जलाती है और पेट की अग्नि भी व्यक्ति को जलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जवान बेटी होने पर उसकी शादी करके व्यवस्थित, पर कहें आप बेटा पढ़िए, कोई निषेध नहीं है, तो लिव इन रिलेशन वाला संबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इन बेटियों की गलती नहीं, ये माता पिता की गलती है कि उन्होंने ऐसे संस्कार नहीं दिए और इसके अलावा उन्होंने जवान बेटियों की अविवाहित अवस्था में 30-35 साल तक स्वतंत्र छोड़ दिया। इस वजह से अन्याय हो रहा और इसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं कई प्रकार के, और अपन देख भी रहे, श्रद्धा मर्डर आदि का केस। आचार्य श्री, जैसे आपने कहा कि लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप से रोकने के लिए उनको माँ बाप को शादी करके ही भेजना चाहिए, लेकिन इतिहास ये बताता है कि जब ये लड़कियां जॉब नहीं करती थी तो उनको प्रत्याड़ित करा जाता था ससुराल के अंदर। अब क्या है कि अब वो उनकी इनकम इंडिपेंडेंट हो गई है तो उसकी वजह से उनको वो बेनिफिट मिल गया। अब क्या करें, ये समस्या इस तरह की है कि पहले ऐसा था तो उनको ये परेशानी थी, अब ऐसा है तो ये परेशानी है। तो ये समस्या है आचार्य श्री। नमोस्तु। इस समस्या का सीधा सा समाधान है कि लड़की पढ़ाई करते करते 22-23 साल तक वो अपने आप सर्विस में पहुंच जाती है और 22-23 अधिकतम 24 में शादी कर दो, 30-30 साल तक नहीं। मालूम है ये लड़की MBBS कर रही है और जैसे उसने
उसके लगभग 7-8 सेमेस्टर हो गए और जो अंतिम आने वाला उसके पहले से लड़का ढूंढना चालू कर दो कि डॉक्टर है तो इसके लिए डॉक्टर लड़का ढूंढ दो। तो वो जो सर्विस करते समय ये घटनाएं होती, पढ़ते समय कम होती, क्योंकि वहाँ हॉस्टल होते, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती, वहाँ कानून होता, वहाँ बंधन होता। लेकिन जब वो सर्विस में चली जाती है तब लिव इन रिलेशन में रहती है। इसलिए जैसे लड़की की सर्विस लगती है वैसे माँ बाप को उसकी तत्काल शादी कर देना चाहिए, बहुत दिन तक उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भी यूं भी कर सकते, जैसे वो और भी पढ़ना चाहती तो आप शादी कर दो और फिर दोनों पहले शादी के पहले आप उनका अनुबंध कर दो कि लड़की और भी पढ़ेगी, हाँ वो कहेंगे पढ़ेगी, ठीक है, तो आप उसके लिए आगे पढ़ाते रहिए। जैसे वह लिव इन रिलेशन में रह करके आपस में दोनों पढ़ते हैं रहते हैं, वैसे ही ये दोनों शादी करके भी पति पत्नी भी लिव इन रिलेशन की तरह अपने जीवन को बनाएं और आगे पढ़ाई करें, उसमें कोई निषेध नहीं है। तो आज इस मुद्दे को गति देने के लिए हमारे बीच श्रोताओं के बीच में से मौजूद हुए हैं NC जैन साहब। तो आपका स्वागत है, अपना प्रश्न रखिए। आचार्य श्री, आपने मोदी सरकार के द्वारा कानून बनाने की बात रखी है, ये बहुत ही अच्छी है, अद्भुत है, और हम चाहेंगे कि सरकार आपकी बात पर ध्यान दे और इसके लिए लिविंग रिलेशंस के लिए इसे अवैध घोषित करे और कानून बनाए। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की लड़कियाँ अच्छी हाई एजुकेशन लेने के बाद जॉब में अपने आप को जब तक सेटल नहीं कर लेती तब तक वो किस ब्याह के बारे में नहीं सोचती हैं। माता पिता भी मजबूर हैं और वो उनको इतना मजबूर नहीं कर सकते कि आप अभी शादी कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन को चालू रखिए। ऐसी समस्या आने पर बहुत दिक्कतें आती हैं। इसका कोई हल अगर आचार्य श्री हमें दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, लिव इन रिलेशन में रहने से सेटलमेंट नहीं होगा और बिगड़ेगा, क्योंकि जिससे फर्स्ट प्रेम या अपनत्व जुड़ जाता है वो फिर जिंदगी भर निकल नहीं पाता है। यदि वह अपने पति से ही संबंध स्थापित करेगी जिससे शादी हुई है तो वो सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा। और यदि शादी करने के बाद में वह लिव इन रिलेशन में रहती है, फिर शादी की बात जब आती है, सुनिए, शादी के पहले जब वह लिव इन रिलेशन में रहती है, उसके बाद में जब शादी करते हैं तो उसको कठिनाई ज़्यादा महसूस, उसके दो धाराएं बहने लगती, एक प्रेम की धारा जिसके साथ रह चुकी है और ये दूसरे जिससे शादी की, उसमें वह भंवर में फंस जाती है और उसकी जिंदगी में सुख नहीं दुख मिलता। उस 2 साल के लिव इन रिलेशन में जिंदगी भर का सुख चैन समाप्त हो जाता और उसको भय भी बना रहता, मेरे पति को इस बात का ज्ञान ना हो जाए, पता ना चल जाए तो, और उसके अंदर समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए लिव इन रिलेशन से समस्याएं समाप्त नहीं होना है बल्कि समस्याएं और बढ़ना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना कि इससे उस व्यक्ति उस लड़की के अंदर शांति नहीं अशांति भी आना है। महाराज श्री, हमने इस मुद्दे को सुना, लेकिन आप ये बताइए, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है जिनको शिक्षा के लिए दूर दूर गांव दूर देश जाना पड़ता है, तो उन ऐसी लड़कियों को हमें भेजना चाहिए बाहर शिक्षा के लिए या नहीं? हाँ, भेजना चाहिए, निषेध नहीं है, लेकिन कहाँ भेजना, प्रश्न ये है, सिर्फ प्रश्न ये है कि भेजना कहाँ, मदरसाला में भेजना है, कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है, कि आपके जो संप्रदाय के द्वारा चलाए जा रहे हैं अच्छे स्कूल उनमें भेजना है। देखिए, जो जिस संप्रदाय का है उस संप्रदाय के बच्चों को अलग और बच्चियों को अलग रख करके शिक्षा देना चाहिए। मतलब जैसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने प्रतिभा स्थली खोल रखी है, ऐसी स्कूलों में, ऐसे गर्ल्स स्कूलों में भेजना चाहिए। जब अंग्रेज थे तब भी हमारे यहाँ पर लड़कियों का स्कूल अलग होता और लड़कों का अलग होता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में को एजुकेशन के कारण से गलत संबंध बनने लगे और वो लड़कियां और लड़के गलत मार्ग पर जाने लगे और वो कई अपने लक्ष्य से भटकने लगे। उनका उद्देश्य पढ़ाई का था, वो पढ़ाई का उद्देश्य एक तरफ रह जाता है और वे मौज मस्ती में कई बार देखे गए हैं करते हुए, और वो अपनी जिंदगी को और अपने लक्ष्य को समाप्त कर देते हैं और वो भटक जाते। इसलिए
बाहर भेजने का निश्चय नहीं है लड़की को, लेकिन लड़कियों के हॉस्टल में ही लड़की रहे और लड़कियों के स्कूल में लड़की पढ़े, और जिस संप्रदाय के जो हैं उन्हीं में, जैसे जैन है, जैन अपने अलग स्कूल खोल करके वहां उन लड़कियों को भेजे, अच्छे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे स्कूल बनाए। और यदि मुसलमान है वो मुसलमान अपने उसमें करें, हिंदू अपने हिंदू के वहां खोल करके रखे, उससे संस्कृति और संस्कार दोनों जीवित रहेंगे और वो बच्चों के अंदर वो अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति वो संस्कार बने रहेंगे। आचार्य श्री, आपका ये हल तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये है कि हर समाज इतने स्कूल, इतने कॉलेज अलग अलग जगह नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। अभी हम इतने ही कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हल तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो गई, वो पॉसिबल नहीं है। यदि इतना संभव नहीं है तो इतना तो किया सकता सरकार के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, जैसे आप देखिए अलग अलग स्कूल खोले जा रहे हैं, तो सरकार इस स्कूल को ऐसी व्यवस्था तो दे सकती है कि लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल और लड़कियों के लिए अलग, जैसे आपको मालूम हो कि अपने देश में वो एक लड़कियों का स्कूल चलता है वनस्थली, ठीक है ना, वहां पर अब उसमें थोड़े से कानून व्यवस्था अच्छी बना और उसमें विभाग अलग अलग बना दें। कैसे विभाग बना दें कि जैन लड़कियों के लिए एक हॉस्टल अलग बना दें, उनके संस्कार की दृष्टि से, रहने के, उनके खान पान की दृष्टि से, हिंदू को एक साथ रख दें, मुस्लिम को एक साथ रख दें। ये तो संभव है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती, इतना तो किया जा सकता, क्योंकि एक हॉस्टल में सब प्रकार के आते हैं, तो ये व्यवस्था भी दी जा सकती है। जब जातिगत बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है, जातिगत सब आरक्षण दिया जा रहा है, तो जातिगत व्यवस्था भी दी जा सकती है। ये भी एक हल निकाला जा सकता है, लेकिन कोई भी समाज ऐसी नहीं है कि जो सक्षम ना हो। क्या मुझे ये बताइए, क्या जैन समाज इसमें सक्षम नहीं है? क्या मुसलमानों के द्वारा मदरसा नहीं चल रही? क्या हिंदू समाज के द्वारा क्या ये सरस्वती स्कूल वगैरह नहीं चल रहा? कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही। जब एक व्यक्ति अपनी कॉलेज स्कूल चला सकता, तो सारी समाज मिलकर के, जहां पर 500 या 400 घर है, उस जिला स्तरीय तो एक एक स्कूल खोल सकते। लड़के हैं कितने, एक स्कूल में कितने होंगे, कितने एक समाज में बच्चे होंगे। अकेले हम मध्य प्रदेश में लेकर के चले, जब वहां पर 7-8 लाख जैनी हैं, अब 7-8 लाख जैनी में मध्य प्रदेश स्तर पर भी एक स्कूल खोला जाए ऐसा लड़कियों का, तो कितनी लड़कियां होंगी? बड़ी मुश्किल से 25,000। उतने के लिए बहुत ही स्कूल, हमारा एक संभाग स्तर पर 5 स्कूल खोल दो, बस पर्याप्त है। ऐसा संभव है और इस ढंग से ये किया जा सकता है और एक गलत राह से उनको बचाया जा सकता है। तो आचार्य श्री, अगर कोई बेटी किसी कारणवश गलत राह की ओर रुख कर चुकी है, तो उसे हम कैसे सही राह पर ले आए? सही राह पर लाने के लिए सबसे पहले जिससे उसकी संगति है उससे उसको मुक्त कराया जाए। जब तक उस लड़की को उस संगति से नहीं बचाओगे, तब तक वह सही राह पर नहीं आ सकती है। क्योंकि जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति है और उसकी दारू छुड़ाना होगी, तो पहले उन दारूखोरों के बीच में जो बैठता है उसकी संगति से उसको मुक्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में, ये भी एक व्यसन है, ये ध्यान रखना अपने जैन आगम के अनुसार, फिर उसके बाद में उसको ऐसा, जैसे आजकल ब्रेन वॉश करने वाले लोग होते हैं, ऐसे उनके माइंड को बदलने के लिए, उस यादों को बदलने के लिए, उस गलत संस्कारों को बदलने के लिए अच्छे लोगों को बीच में ला करके उनको अच्छे संस्कार दिए जाए, अच्छे लोगों के बीच रखा जाए, उनके लिए ऐसी कुछ चीजें समझाई जाए, उसके परिणाम दिखाया जाए कि देखो इसने ये किया था। जैसे श्रद्धा की बात आई, आपने शुरू में कहा, आप बताइए कि देखिए उस श्रद्धा ने ये शादी करने के पहले उस लड़के से अपना संबंध बनाया, उसका परिणाम क्या निकला। और भी ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों केस अपने सामने, उन छोटी छोटी बातों को उनको समझाया जाए, बताया जाए, और वो माता पिता उनके लिए स्थान परिवर्तन कर दें। जब तक स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं बचाया जा सकता। तीसरी बात, अपनी जाति धर्म की जो क्रिया है उसको बताया जाए, फिर उसको ये बताया जाए कि देखिए इससे हमारे लिए
समाज की हानि हो रही, हमारी बदनामी परिवार की हो रही, समाज की बदनामी हो रही, हमारे धर्म की हानि हो रही। इसके अलावा आप जब कभी भी कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते क्या? नहीं कहते। ऐसे दुष्परिणामों को भी उनको बताया जाए और इसके अलावा उसको अपने माता पिता समय दे करके उनसे उतना ही प्यार दे कि वो उस प्यार को भूल जाए, ये भी ध्यान रखना, और उस संगति को भूल जाए। क्योंकि ये गलत राह पर कभी कभी माँ बाप के द्वारा सही प्रेम और संस्कार ना मिलने के कारण से भी वो भटक जाते और संगति से भी भटकते, दो ही कारण बनते। तो इनसे बचाया जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो आचार्य श्री, हमारी बेटियों को संस्कार देने में हमारे गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारी बेटियों को संस्कार देने के लिए संस्कारवान, जो उच्च विचार सदाचरण वाले साधु होते हैं, सभी होते हैं, और जो इसके योग्य हैं, संस्कार देने के योग्य, उन साधु को चाहिए कि वो ऐसे छोटे छोटे शिविर लगाएं जहां चातुर्मास आदि करते हैं। इन बच्चों की संगोष्ठी करें। शिविर अलग है और संगोष्ठी अलग है। तो आप उनकी संगोष्ठी करें, निबंध प्रतियोगिता करें, उनके लिए अपना बुला करके अपना अलग समय दे करके उनके लिए बताएं कि देखिए अपन यदि इस मार्ग पर जाते हैं, गलत मार्ग पर, तो इससे क्या क्या हानि होती है, ये उनको बताया जाए। और साधु हमेशा उनसे इस ढंग से सरलता से व्यवहार करें और इतना अपनत्व तो दें उनके लिए कि वह गलत मार्ग से बचने के लिए बाध्य होने लग जाएं। ऐसे साधु को अपने ज्ञान से, ध्यान से, तब से थोड़ा समय निकाल करके उनको देना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि ऐसे साधु के पास उन बच्चों को ले जाएं। कभी भी किसी में से यदि बच्चे नहीं जाते, कई बार ऐसा होता बच्चे जाने नहीं चाहते, तो उस समय माता पिता को चाहिए वो घर में साधु को आहार कराएं। साधु जब आहार करने आएगा वो बेटा अपने आप देखने आएगा, जुड़ेगा, बात करेगा। एक बार नहीं आए, दूसरी बार लगाए, तीसरी बार लगाए, चौथी बार लगाए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे, ये ध्यान रखना, घर में यदि कोई ने सुअर भी पाल रखा है और उसका भी बच्चा है तो उससे भी प्रेम हो जाता है। जिस चीज को हम बार बार देखते उससे भी प्रेम हो जाता है। तो जब साधु वहां पर जाता है और वो बार बार आते जाते हैं तो जो नफरत है, जो फितूरी है, जो अज्ञानता वह दूर हो जाती है। ये उसका उपाय है। मात पिता की लाडो हो तुम, मात पिता की लाडो हो तुम, उनकी आंख का बनकर तारा रहना, कांटे तो वो चुन ही लेंगे, कांटे तो वो चुन ही लेंगे, बस तुम फूलों पर चलना, खूब महकना, खूब महकना, पर न बहकना इन गैरों की बाहों में, लेकर श्रद्धा से आज सबक, कुछ गुरु की सीख अमल करना, कुछ गुरु की सीख अमल करना। तो बंधुओं, आपने देखा कि कितने आसान तरीके से आचार्य श्री ने समझाया कि कैसे हम अपने बच्चों को और बेटियों को बहकने और भटकने से बचाएं। तो इस एपिसोड को आप स्वयं वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ और देखते रहिए संत की अदालत। जय जिनेंद्र।